नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 14 जून का करंट अफेयर। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स 24 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है योकोसुका जापान, ऑप्शन बी लद्दाख इंडिया, ऑप्शन सी हैदराबाद इंडिया, ऑप्शन डी निगाता जापान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए योकोसुका जापान में। इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम जापान में। देखिए ये जापान है। अगर जापान में हम देखें तो ये यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में टोक्यो के पास योकोसुका है, जो कि समुद्र तट से मिलता है। तो ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे नौसैनिक अभ्यास हो रहा है क्योंकि नेवी का अभ्यास है तो कोस्टल एरिया में होता है, इस वजह से। कुछ इम्पोर्टेंट जो नौसैनिक या जो भी अभ्यास होते हैं इंडिया के अन्य देशों के साथ, एक्सरसाइज होती हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। ये लिस्टिंग है। संप्रीति है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। मित्र शक्ति, श्रीलंका और इंडिया के बीच। श्रीनेक्स होता है श्रीलंका और इंडिया के बीच। मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच। श्याम भारत होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार होती है इंडिया और यूएस के बीच। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच। कोप इंडिया इंडिया और यूएस के बीच। नोमैडिक जो एलिफेंट है ये होती है इंडिया और मंगोलिया के साथ। और गरुड़ शक्ति ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। इंडो कारपेट होता है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति ये भी इंडिया और इंडोनेशिया के साथ होती है। फिर आती है आपकी शक्ति एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के साथ होती है। फिर आती है वरुण एक्सरसाइज, ये इंडिया और फ्रांस के साथ होती है। वरुण देव के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये क्या है, वाटर की है, ठीक है। और ये शक्ति जो है इंडिया फ्रांस के साथ, ये है थल थल की। फिर आते हैं हम अगली गरुड़ एक्सरसाइज। ये गरुड़ एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के साथ होती है। ये क्या है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। धर्म गार्जियन है, ये इंडिया और जापान के बीच होती है। जीमैक्स इंडिया और जापान के साथ होती है, जो कि अभी हम इस क्वेश्चन में देखे थे। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच होती है। सिम्बैक्स होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच। ऑजी इंडेक्स होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंडो थाई कॉर्पेट ये इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। ऑस्ट्रा हिंद ये होती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इन बीएन कॉर्पोरेट होती है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। टेबल टॉप होती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। प्रवाल प्रबल दोस्तक होती है, ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच होती है। फिर आती है आपकी खंजर खंजर, ये भी इंडिया और ये किर्गिस्तान के बीच होती है। इसके बाद आती है आपकी इक्वेरिन, ये इंडिया और मालदीव के बीच होती है। इम्बैक्स आती है, ये इंडिया और म्यांमार के बीच होती है। फिर आती है आपकी इंडिया और म्यांमार के बीच इम्बैक्स हो गई। इमकौर ये इंडिया और म्यांमार के बीच ही होती है। अल नागा इंडिया और ओमान के बीच होती है। फिर आता है आपका नसीम अल बहर, ये इंडिया और ओमान के बीच। ईस्टर्न ब्रिज ये भी इंडिया और ओमान के बीच होती है। फिर आती है एक्सरसाइज इंदिरा, ये इंडिया और रसिया के बीच होती है। अजय वॉरियर ये इंडिया और यूके के बीच होती है। कोंकण इंडिया और यूके। इंद्रधनुष इंडिया और यूके। ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान के बीच, जो अभी हमने देखी थी। लामितीय इंडिया और सेशल्स के बीच। बिम्बेक्स इंडिया और वियतनाम के बीच। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो हमें याद रखनी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आशीष कुमार दास जो हैं किस आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत मिशन, अमृत स्कीम जो है। ऑप्शन बी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑप्शन सी कॉम्पिटिटिवनेस वो कॉम्पिटिशन इन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी नीति आयोग। ये नीति आयोग के निदेशक या हम कहें डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। अब हम देखते हैं अगला, इसका कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे ये नीति आयोग है और कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, और ये अमृत जो मिशन है, इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। पहला है नीति आयोग। नीति आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और उससे पहले चलता था योजना आयोग। योजना आयोग चलता था, उसकी जगह इसको लेके आए थे नीति आयोग। योजना आयोग में 5 वर्षीय योजना आती थी, और 1952 में जब देश हमारा पहला इलेक्शन हुआ उसके बाद ये शुरुआत हुई। पहले योजना
आयोग की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, उसका अंत होता है या उसको बंद किया जाता है और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पे एक नई संस्था बनती है जिसे क्या कहते हैं, नीति आयोग। यह सहकारी संघवाद पे काम करती है। सहकारी संघवाद होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि भाई स्टेट और सेंटर और स्टेट में कोऑपरेशन रहेगा, ठीक है, दोनों की शक्तियों में, दोनों के रिसोर्सेज में, सब में आदान प्रदान रहेगा, कोऑपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि सेंटर अपने थोप रहा है हर चीज़। तो उस हिसाब से क्या है, ये इसको जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की थोड़ी भावना के साथ इसको लेके आए। अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, आपने ज़्यादातर सुना होगा, गवर्नमेंट हमेशा बोलती है अभी कि गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का कम से कम आपकी दखलंदाजी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है सुविधाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कार्यशील गतिशील जो है स्कीम लेके आएंगे, ठीक है। और एक और इसकी चीज़ है नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर क्या होगा कि जो डाउन है, डाउन अप अप्रोच कहते हैं इसे। डाउन अप अप्रोच में क्या होता है, जैसे दो तरह की अप्रोच होती है, एक तो टॉप टू डाउन और एक डाउन डाउन अप। तो टॉप टू डाउन में क्या होता है कि ऊपर वाले लोग फैसला ले रहे हैं। अब केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं, मिनिस्टर्स बैठे हैं, कुछ सेक्रेटरी बैठे हैं, वो फैसला ले रहे हैं और किसी स्टेट पे थोप रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि सभी स्टेट के मुख्यमंत्री सब कुछ इसमें बैठते हैं, नीति आयोग में, वो फैसला लेते हैं और वो नीचे से जो फैसला होता है वो ऊपर जाता है, उसी हिसाब से स्कीम्स और उसी हिसाब से प्लान्स बनते हैं। इसलिए ये क्या है, नीचे से ऊपर, डाउन अप जो वो है नीति, उसके तहत काम करता है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो नीति आयोग की संरचना देखते हैं। संरचना में क्या है, अध्यक्ष होता है एक, जो प्रधानमंत्री होते हैं, हमेशा देश के प्रधानमंत्री जो होंगे वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अभी जो इनके उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, BVR सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम ठीक है। अब इसमें एक शासी परिषद होती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल ये सब होते हैं, ये कि उसमें बैठते हैं। मीटिंग, इनकी क्षेत्रीय परिषदें बनती हैं जोन के हिसाब से, उसमें ये बैठते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर ये अपना बात रखते हैं। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्षता इनकी प्रधानमंत्री करते हैं और उनके द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति करेगा। कुछ तदर्थ सदस्य होते हैं, जो 2 सदस्य होते हैं, जो क्या है, कोई प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से जुड़े होते हैं, जो बारी बारी से बदलते रहते हैं। ऐसे इसकी एक संरचना होती है। अगर हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे इसके केंद्रों के देखें कि ये एक टीम इंडिया हब इसका है, राज्य और केंद्रों के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। टीम इंडिया हब बनाया है जो फंक्शन करेगा, राज्यों और केंद्रों के बीच में आदान प्रदान करेगा चीज़ों को, जिससे कि जो कॉपरेशन बने और कुछ अच्छे प्लान्स और स्कीम हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है एक थिंक टैंक है इसका, जो कौशल निर्माण के लिए कार्य करता है। अब आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए। इस आयोग ने 3 तरह का, जैसे पंचवर्षीय योजना में तो 5 वर्ष के लिए होता था, इसने क्या किया, 3 लेके आए ये दस्तावेज। पहला था 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, एक एजेंडा बनाएंगे 3 वर्ष का। फिर होता 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति पत्र, और फिर एक आया 15 वर्षीय विजन दस्तावेज। 15 वर्ष हमारा ये विजन है, इसके तहत हमें ये कार्य करने, तो ऐसे इनका एक विजन दस्तावेज था, ठीक है। अब अगर हम देखें नीति आयोग और नियोजन आयोग में डिफरेंस, तो नीति आयोग जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, आपको सलाहकार है, आपकी सलाह दे रहा है कि आप ऐसी स्कीम बनाइए, इस तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए स्कीम को, इस तरीके से एनालिसिस कीजिए। और ये है अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, इसको एक निकाय के रूप में बनाया, ठीक है। ये सिर्फ सलाह नहीं दे रहा है, ये दखलंदाजी भी कर रहा था योजना आयोग। यह व्यापक विशेषज्ञता से सदस्यता प्राप्त करता है। नीति आयोग में विशेषज्ञ लोगों को लिया जाता है, हर क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को इसमें जोड़ा जाता है। और योजना आयोग क्या है, इसकी विशेषज्ञता सीमित थी, इसमें कोई विशेषज्ञता नहीं थी ज़्यादा, एक सीमित क्षेत्र तक ही इनका ज्ञान था। यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है, क्योंकि राज्य समान भागीदार हैं, इसमें सहकारी संघवाद का काम होगा नीति आयोग में, जैसा मैं आप बता चुका हूँ। और योजना आयोग में क्या है, इसमें सिर्फ राज्य क्या है, दर्शक के रूप में देख रहे हैं जो भी बैठक हो रही है, और सिर्फ दर्शक के रूप में देख रहे हैं, उनका कोई उसमें दखलंदाजी या कहें हम कोई पार्टिसिपेशन उस तरीके का नहीं है जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, उससे कोई बदलाव हो या कोई स्कीम में उनका प्रयोग हो रहा हो, कुछ उपयोग हो रहा हो उनके ज्ञान का। फिर आते हैं आप सचिवों को, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त CEO के रूप में जाना जाएगा, है पर परमेश्वर अय्यर ये नहीं है, मैंने आपको बता दिया BVR सुब्रमण्यम है अभी CEO।
सचिवों की नियुक्ति जो है सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से की गई है इसमें। और इसमें नीति आयोग में क्या की है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं सीईओ। ठीक है, अब आता है अगला, यह योजना के जो नीति आयोग है ये योजना के नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर केंद्रित है, मैंने अभी आपको बताया था। और जो योजना आयोग है ये क्या है, ऊपर से नीचे, ये क्या कर रहा है, टॉप टू डाउन वाली स्कीम लेके आ रहे हैं, टॉप टू डाउन। और डाउन अप कौन सी है, ये है। तो टॉप टू डाउन है मतलब ऊपर के लोग फैसला ले रहे हैं, उसी हिसाब से स्कीम जा रही है। अब ये इनपुट नहीं लिया जा रहा है कि नीचे क्या नीड है, किस तरीके की स्कीम चाहिए, कुछ नहीं पूछा जा रहा, और आपको ऊपर से एक स्कीम थोप रहे हो। तो ये योजना आयोग की जो नीति थी। अब नीति आयोग में क्या है, आपसे पहले इनपुट लिया जा रहा है, आपसे फीडबैक लिया जा रहा है, उसके आधार पर स्कीम बनेगी। इसके पास जो नीति आयोग है इसके पास नीतियाँ थोपने का अधिदेश नहीं है, ये नीतियाँ थोप नहीं सकता। ठीक है, और राज्य और ये योजना आयोग है ये नीतियाँ थोपता है, अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन के आवंटन को भी मानता है, किसको कितना धन और ये सब जो है ये यही देखता था योजना आयोग, किस राज्य को कितना इन धन मिलेगा, किस क्षेत्र के लिए मिलेगा, और कौन सी नीति कहाँ पे लागू होगी, वो ऊपर से जो है वो स्कीम जो है टॉप टू डाउन वाली उससे हो रहा था, तो वो थोपना जैसा हो रहा था। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं था। नीति आयोग में धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं है, वित्त मंत्री देख रहे हैं इस चीज़ को। और योजना आयोग में क्या है, मंत्रालय और राज्य सरकारों को धन जो आवंटित करने की शक्ति इसके पास थी, तो इसलिए इसके पास ताकत थी धन के लेकर और नीतियों को लागू करने के लेकर। इसलिए थोड़ी इसमें समस्याएं आई, योजनाओं को सही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, सही योजनाएं नहीं बन पा रही थी। ठीक है, अगला देखते हैं नीति आयोग की कुछ पहलें देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी पहल या कौन कौन से ये स्कीम चला रखे हैं। तो नीति आयोग में है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये एसडीजी इंडिया चलता है इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम टारगेट करें तो एक तो होता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, एक हम इंडिया लेवल पे करते हैं जिससे कि हम अच्छा इनपुट ले सकें अपने स्टेट्स का। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का हम करते हैं, वाटर मैनेजमेंट देखते हैं हम स्टेट लेवल पे। अटल इनोवेशन मिशन का 7 प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इनका। स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इसमें हम क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे, उसका नेचर परीक्षा कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स है, हेल्थ इंडेक्स है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स हैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म डब्ल्यूईपी, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75, इंडिया एट 75, मैथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ये कुछ इसकी प्रमुख पहले हैं। अब हम देखते हैं उसमें जो सीबीसी हमारा था, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके बारे में। सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको कहते हैं, ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसकी स्थापना 1964 में होती है। श्री के संथानम की अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार निवारण समिति बनती है उसकी सिफारिश पर। ठीक है, इसका काम क्या है, केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को ये सलाह देता है, उनका मार्गदर्शन करता है, सतर्कता क्षेत्र में निगरानी रखना, भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। मतलब कोई भी केंद्रीय एजेंसियों में, कोई भी अपर लेवल पे, किसी भी सरकारी तंत्र में अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसकी ये नज़र रहेगी कि वो भ्रष्टाचार कम करे, उसको रोके, उस पर कार्रवाई करे। तो इसीलिए ये क्या करता है, निगरानी का काम करता है। सीबीसी जो है वो सर्वोच्च सतर्कता संस्थान है और किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण के नियंत्रण से मुक्त है। ठीक है, केंद्र सरकार के तहत सभी जो सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है ये, और केंद्र सरकार के संगठनों में विभिन्न अधिकारियों और उनके सतर्कता कार्यों की योजनाएं बनाने में और उन्हें क्रियान्वित करने में, समीक्षा करने में, सुधारने में सलाह देता है। कोई भी योजना है, कोई भी स्कीम है, किस तरीके से वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, कैसे वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट रूप से लोगों तक पहुँचे, इस चीज़ का ये क्या सलाह भी देते हैं। संसद में सीबीसी को वैधानिक दर्जा देते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में लाया गया, उसे पारित किया गया, उसे वैधानिक दर्जा दिया गया। यह एक स्वतंत्र निकाय है और केवल संसद के प्रति ही उत्तरदायी है, और इसकी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं ये। ठीक है, ये इसका लोगो है, सेंटर विजिलेंस का आंख इसमें दिख रही है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से थर्ड आई है सरकार की, जो नज़र रखती है सभी इंस्टीट्यूशंस पे, जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, कि कोई भी वहाँ पे करप्शन या कोई भी ऐसा ना हो, मिसमैनेजमेंट या कोई भी गड़बड़ी ना हो, एफिशिएंसी बनी रहे। ठीक है, अगर हम इसके सदस्यों के बारे में देखें, सदस्य और कार्यकाल, तो सदस्य इसमें होते हैं, एक तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो अध्यक्ष होता है, 2 से अधिक जो है सतर्कता आयुक्त बनते हैं सदस्य के रूप में,
मुख्य सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तें अगर देखें तो पहले तो इसकी देखते हैं नियुक्ति। नियुक्ति में क्या होता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश के बाद की जाती है, ठीक है। अब उस 3 सदस्यीय जो समिति है उनमें 3 सदस्य कौन से, पहले प्रधानमंत्री, दूसरे गृह मंत्री और तीसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता। ये जो होते हैं तीनों मिलकर निर्णय लेते हैं और उसके आधार पर मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति फिर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल देखें तो 4 साल तक पद पर रह सकते हैं। हटाना हो तो इसे राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर पद से हटाया जाता है, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उसमें तभी किया जा सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय उसके मामले की जांच की हो और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की सिफारिश की हो। सर्वोच्च न्यायालय में पहले जांच होगी तभी राष्ट्रपति हटा सकते हैं उसे दुर्व्यवहार के आधार पर। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर सर्वोच्च न्यायालय की जांच में उसे दोषी पाया जाता है तो उसे साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के लिए हटाया जा सकता है, या फिर वो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा भी दे सकता है, ठीक है। अगर हम कार्य देखें सीबीसी के जो कार्य हैं तो पहला तो भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग की शिकायतें करता है, उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है, और ये कुछ संस्थाएं हैं उनको ये सलाह देता है या उनसे सीबीसी से संपर्क करके वो अपनी कुछ उपयोगी सलाह या जानकारी ले सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार, लोकपाल या विसिल ब्लोअर। ये विशल जो ब्लोअर होते हैं ये क्या होते हैं, जो इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट का जो भी संस्थान है उसके अंदर ही होते हैं, और वो दूसरे अपने जो भ्रष्ट कोई भी अधिकारी है या कोई भी अपना कॉलीग है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो ये विसिल ब्लोअर होते हैं, ठीक है। इनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। इसके ऊपर कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई है इंडिया में, एक्ट के रूप में या उसकी ट्रांसपेरेंसी या उसकी क्या कहते हैं प्राइवेसी के लिए, क्योंकि इनको जान का खतरा रहता है, कई समस्याएं रहती हैं, इसलिए यह कोई जांच एजेंसी नहीं है। ये सीबीसी कोई जांच एजेंसी नहीं है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये क्या है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है ना सीबीआई, और जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं अधिकारियों के माध्यम से जांच करवाता है। इनसे बात करेंगे सीबीआई से, भाई यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में ये दिक्कत हो रही है, आप इसकी जांच करें। जांच वो करेंगे और ये बताएंगे कि कहाँ पे शक है इनको या कहाँ पे ऐसी स्थिति लग रही है भ्रष्टाचार की, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो जाएगा और इस अधिकारी के पास पता करेगा, जब जैसा सीबीसी ने बताया कि देखो ये अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, सेंट्रल ब्यूरो जाएगा, इसकी जांच करेगा, पूरी जांच परख करके और रिपोर्ट देगा, और उसके आधार पर फिर सीबीसी आगे संसद में और राष्ट्रपति को उसका जवाब देंगे कि कैसी इंस्टीट्यूट में ट्रांसपेरेंसी चल रही है या भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है। इसके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कुछ श्रेणियों के लिए लोक सेवकों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच करने का अधिकार भी है। कुछ लोक सेवकों के लिए, मतलब जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है, उससे इसको शक्ति मिलती है कि कुछ लोक सेवकों के लिए अपराधों की जांच कर सकता है, कथित कुछ अपराध जो हैं भ्रष्टाचार से रिलेटेड, ठीक है। अगला देखते हैं हम, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कॉम्पिटिटिव जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इसमें क्या है, ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है। 2002 में जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 है उसके लागू करने के लिए जिम्मेदार है, और उसका विधिवत जो गठन है वो मार्च 2009 में किया जाता है। गठन इसका अच्छे से होता है मार्च 2009 में। राघवन समिति की सिफारिशों पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर दिया गया और उसकी जगह आया प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। इसका पर्टिकुलर जो है काम जो है क्या है कि कोई भी संस्था है, कोई भी प्राइवेट है या कुछ भी है, मार्केट में कंपटीशन बना रहे लेकिन वो फ्री एंड फेयर हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि मैं ऐसा प्रोडक्ट लेके आऊँगा कि मैं पूरे मार्केट में से कंपटीशन ही खत्म कर दूंगा। तो इनका ये ध्यान लेना होता है कि कंज्यूमर्स को कंपटीशन मिले, कंज्यूमर्स के लिए ऐसी स्थिति हो कि वो प्रोडक्ट में चॉइसेस देख सकें। ऐसा नहीं हो कि एक ही आदमी है उसी की मोनोपोली चल रही है। तो इसलिए ये इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा एक्ट ना करे, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कुछ भी, कि वो कंपटीशन को ख़त्म कर दें, ठीक है। अब प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम है 2002 में पारित किया गया और इसे प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 में संशोधन किया गया। संशोधन से क्या हुआ कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की, कि अब जैसे कोई भी मामला ऐसा आया कि भाई ये कंपनी कंपटीशन के लिए कुछ कर रही है, जैसे कोई कंपनी है, बी कंपनी, ए कंपनी है, जो प्रोडक्ट बना रही है वो इतना सस्ता दे रही है कि दूसरी कंपनी जो उसी प्रोडक्ट को बना रही थी उसका माल सेल ही नहीं हो रहा, उसका कुछ हो ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो वो जाएगा इसको शिकायत को लेके कि ये फ्री एंड फेयर मार्केट स्ट्रेटजी नहीं कर रहे हैं या मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं,
तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण में जाएगा बी। तो इसके लिए ये बनाया गया संशोधन के बाद। अब फिर क्या हुआ, 2017 में प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण जो है कॉम्पैक्ट को बंद कर दिया सरकार ने, और एक नया लेके आए एनसीएलएटी, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण न्यायाधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल, इसको लेके आए उसी जगह, और अच्छा बेहतर और एफिशिएंसी से रिजल्ट देने के लिए। अब हम देखते हैं अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन ये जून 2015 में चालू हुआ, आवास और शहरी मामले जो मंत्रालय उसके द्वारा चालू हुआ। केंद्र प्रायोजित योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी होती है, स्पॉन्सर्ड होती है, सेंटर स्पॉन्सर्ड। सेंटर स्पॉन्सर्ड जो होती है उनमें क्या होता है कि जो केंद्र है, सेंटर और स्टेट का जो है एक रेशियो चलता है, सिर्फ सेंटर नहीं देता इसमें, सेंटर और स्टेट का रेशियो चलता है। एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम, इसमें जो होता है 100% जो है सेंटर देता है, पैसा जो होता है जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होता है 100% सेंटर। और इसमें जो होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, इनमें सेंटर और स्टेट का एक रेशियो होता है, उसमें ही होता है 60-40 का होता है, कहीं कहीं ये 40 मतलब 60-40 का ही ज़्यादातर होता है, और जो कुछ स्पेशल दर्जा पाए हुए राज्य हैं उनके लिए 90 और 10 का होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके अमृत मिशन के, तो इसका जो अमृत मिशन का उद्देश्य है कि हर घर में नल से पानी की पूर्ति हो, सीवरेज कनेक्शन हो। मिशन का प्राथमिक क्षेत्र जलापूर्ति है, उसके बाद सीवरेज है। ठीक है, हरियाली और अच्छी तरह से बनाए गए खुले स्थानों जैसे पार्क का विकास करके शहरों में सुविधा मूल्य को बढ़ाना होता है। सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके गैर मोटर चालित परिवहन जैसे पैदल चलना या साइकिलिंग चलाना के लिए सुविधाओं का निर्माण करना और प्रदूषण को कम करना। भाई जैसे फुटपाथ बनाया, साइकिल ट्रैक्स बनाए, तो ऐसी कुछ चीज़ें बनाई। ठीक है, अमृत 2.0 है, 2.77 लाख रुपए जिसमें लाख करोड़ रुपए हैं एलोकेट किए हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन इसमें आता है। ठीक है, 100% कवरेज हाउस होल्ड सीवरेज और सेप्टिक जो MGMT है 500 अमृत सिटीज बनाने का। अगला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आया। एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकलता है, तो उसमें भारत कौन से स्थान पर आया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 129, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 88। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 129। भारत 129वें स्थान पर आया है। ये ग्लोबल जेंडर इंडेक्स के बारे में अगर हम जाने तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है वो क्या है, 4 प्रमुख आयामों पर लैंगिक समानता की दिशा में देशों की प्रगति को देखता है। पहला आर्थिक भागीदारी और अवसर, लैंगिक मतलब वोमेन और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल में। तो आर्थिक भागीदारी में और अवसर में दोनों की स्थिति क्या है, शैक्षणिक उपलब्धि में क्या रेशियो है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में, राजनीतिक सशक्तिकरण में। इन चारों उप सूचकांकों में से प्रत्येक पर और साथ ही समग्र सूचकांक पर जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है सूचकांक 0 से 1 के बीच में स्कोर देते हैं, जिसमें एक अगर किसी को मिल रहा है तो वो है पूर्ण लैंगिक समानता कि उस राज्य में या उस देश में आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, जीवन सभी स्तर पे जो है समानता है। वोमेन्स को उतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही, वोमेन्स को भी उतनी ही सुविधाएं मिल रही, सब कुछ इक्वल है। ठीक है, और 0 जो है वो पूर्ण असमानता दर्शाएगा कि जिसका अगर 0 पॉइंट बने इसका मतलब असमानता इतने लेवल पे पहुंच चुकी है कि वहां पर ना तो उस एक पर्टिकुलर जैसे मेल है या फीमेल है जेंडर को, ना तो कुछ जो ज़रूरत की सुविधाएं वो मिल रही हैं, ज़रूरत की आवश्यकता अनुसार कुछ शिक्षा या कुछ स्वास्थ्य की चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, ये लंबे समय से चल रहा है, 2006 में इसकी स्थापना हुई, और वहीं से ये दिशा में प्रगति को ट्रैक कर रहा है कि भाई कैसे कैसे देश इसमें प्रगति कर रहे हैं, कैसे कैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में औरतों का क्या स्टेटस बन रहा है, आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है कि नहीं, ये जांचते रहते हैं। तो इनकी रिपोर्ट से ये पता चलता रहता है कि संसार या भारत या कोई भी कंट्री है वो कितना प्रोग्रेस किया है उस क्षेत्र में। उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच में सापेक्ष अंतर पर प्रगति को ट्रैक करना। और सरकार के लिए ये क्या होता है, यूज करता है टारगेटेड योजना तैयार करने में। भाई जिस हिसाब की अगर रिपोर्ट है उसी हिसाब से सरकार तय करती है कि भाई हमारे यहाँ की रिपोर्ट अच्छी नहीं है या हमारे यहाँ की बेहतर है, तो उसी हिसाब की वो योजना बनाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें बांग्लादेश जो है वो 99 नंबर पे है
117 नंबर पे नेपाल है, 122 नंबर पे श्रीलंका, 124 पे भूटान और 129 पे है इंडिया। इसके बाद मालदीव 132 पे और 145 पे पाकिस्तान, जो कि हमारे दक्षिण एशियाई देशों में आते हैं। अगर हम टॉप पे देखें तो वही आइसलैंड है, ठीक है, नॉर्डिक कंट्री, फिनलैंड, नॉर्वे, ये तीनों क्या है, टॉप पे हैं। अब इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच जो है ये 1971 में स्थापित हुआ और ये एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विस अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसका मान्यता प्राप्त है। इसके मिशन क्या है? वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देना, व्यवसाय और राजनीतिक, शैक्षणिक और समाज के अन्य नेताओं को शामिल करके दुनिया की स्थिति में सुधार करने के लिए कार्य करना। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन है इसके? क्लॉस श्वाब हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ और रिपोर्ट ने जो ये जारी करता है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स तो हो गया, एक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, एक है ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कोलैबोरेशन करता है इनसीड के साथ और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ, इन दोनों के साथ मिलकर ये ग्लोबल आईटी रिपोर्ट को जारी करता है। फिर आता है वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो अभी हमने देखी है। फिर आती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और एक है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये कुछ इसकी रिपोर्ट्स हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऑप्शन दे देगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको टिक करना है। इसलिए ये सीधा का सीधा ऐसे रिपोर्ट्स पूछ लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्योति विज को किस फेडरेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एसोचैम, ऑप्शन बी फिक्की, ऑप्शन सी डिकी, ऑप्शन डी सीआईआई। का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फिक्की। फिक्की अगर हम बात करें तो ये क्या है? फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसकी फॉर्म है। इस क्षेत्र में ये काम करता है। ये एक क्या है? नॉन गवर्नमेंट या नॉन फॉर प्रॉफिट एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, और जो इस पे काम करती है, ठीक है। एसोचैम भी ऐसे ही है। डीआईसीसी ये क्या है? दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब सीआईआई के बारे में देखें तो ये क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। एसोचैम के बारे में देखें तो ये है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सीधा का सीधा इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। और ये नॉन गवर्नमेंट और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखिएगा। ये इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेटेड जो भी हैं, बिजनेस या उद्योगों से रिलेटेड, उसमें काम करते हैं, सब समन्वय करते हैं, सभी उद्योग और व्यवसायी, और अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं और आपस में कोऑर्डिनेशन करके बेहतर बनाते हैं माहौल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक हैं जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजीव तारनाथ, ऑप्शन बी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी जावेद खान अमरोही, ऑप्शन डी सलीम दुर्रानी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राजीव तारनाथ। ये अभी इनका निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस सरोद वादक थे। अगर ये हम सरोद देखें, सरोद वादक क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र, इस तरीके का होता है, देख लीजिए कुछ तरीके से, मतलब अगर गिटार का सा कुछ टाइप का होता है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी प्राचीन समय का है। इसमें आपको बताया गया है सरोद वादक में कौन सा पॉइंट क्या है, किसका क्या इंडिकेशन है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सरोद वादक जो है बीणा परिवार का एक तार वाद्य यंत्र, मतलब तार से जो है उसकी ध्वनि निकलती है, वो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ध्वनि निकाली जाती है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, मतलब इंडियन क्लासिकल संगीत में आता है। अफ़गान रबाब का एक रूपांतर है। अफ़गान रबाब जो है वो 16वीं शताब्दी के समथिंग में भारत आया ये चीज़,
और वहीं से ये भारत में आके यहाँ पे सरोद वाद्य यंत्र के रूप में डेवलप हुई 19वीं शताब्दी में। फिर आता है आपके सरोद बजाने वाले को क्या बोलते हैं, सरोदिया बोलते हैं। और सरोद जो शब्द है वो क्या है, फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, गीत या राग होता है। सरोद वादन के जो प्रमुख भारतीय स्कूल हैं वो है गुलाम अली खान और अलाउद्दीन खान, ये दो हैं। ठीक है, ये दो जो हैं गुलाम अली खान और अलाउद्दीन खान, जो फेमस आपके घराने रहे हैं। अगर हम देखें कुछ इम्पोर्टेंट इसमें, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक खुंडरी होती है ऊपर, और एक होती है आपकी ये वायर हैं, यहाँ पे वायर हैं, यहाँ पे वो वायलिन की तरह, उसी की तरह यहाँ पे वो रखे हुए हैं नोट्स, जो आपको ध्वनि को किस स्थिति पे, किस लेवल पे आपको उसको साउंड को निकालना है। एक एक नाम और याद रखिएगा इसमें, जो फेमस नाम है अमजद अली खान। अमजद अली खान जो है इसी से जुड़े हुए हैं, उनको सरोद सम्राट कहा जाता है। इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण दो जो है मिल चुके हैं। और ये सरोद वाद्य यंत्र के बहुत ही फेमस सरोदिया इनको हम कहेंगे, सरोद सम्राट के नाम से याद जाने गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 50वीं G7 सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ऑप्शन डी इटली। इटली में हो रहा है। ठीक है, इसमें भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, नरेंद्र मोदी जी गए हैं हमारे यहाँ से। ठीक है, इसमें G7 जो कुछ देश हैं वो साथ मिल के आते हैं और अपना एजेंडा तय करते हैं। अगर इसके बारे में कुछ जाने तो जी सम्मेलन जो है G7 का, ये 1975 में गठन हुआ इसका। वैश्विक आर्थिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर ये चर्चा करते हैं, और सालाना ये बैठक होती है। ठीक है, रिपीटेशन में इसकी सदस्यता मिलती है। G7 में जो देश हैं वो एक तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ठीक है, इसमें G7 और भारत जो मिलके वो G20 का हिस्सा होते हैं। G20 एक वो है संगठन, उसमें ये G7 और भारत दोनों मिलते हैं। G7 के पास कोई अपना औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। हर साल सदस्य क्या है बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं इसकी, और वही जो अध्यक्ष होता है वही एजेंडा तय करने का प्रभारी होता है। ठीक है, शिखर सम्मेलन से पहले शेरपा और मंत्री हैं जो दूत नीतिगत पहलों पर क्या विचार विमर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का जो सबसे बड़ा उत्सर्जक है देश वो कौन सा है? ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी रसिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चाइना। चाइना पहले नंबर पे है। फिर आता है आपका इंडिया, दूसरे नंबर पे इंडिया है। एक्चुअल में ये जो है ग्रीन हाउस गैस, ये एक्चुअल में है क्या, मतलब सॉरी, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, ये एक्चुअल में है क्या? ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, ऐसे और भी हैं, CO2 भी है। तो इसका इमिशन बढ़ रहा है, इसकी रेंज बढ़ रही है, तो उस वजह से ये क्या है, एक कंसर्न है हमारे लिए। अगर हम ग्रीन हाउस गैसों का एक चार्ट देखें इमिशन का कि भाई किस प्रकार से वर्गीकरण है, तो सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फिर आती है आपकी मीथेन। ठीक है, फिर आती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और फिर आती है आपकी फ्लोरिनेटेड गैसेस। ठीक है, ये कुछ इनका रेशियो है जो ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट करता है। अगर हम देखें कि भाई ये कैसे पता चलता है कि कौन कितना इमिशन हो रहा है या किसकी वजह से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो एक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है, कार्बन प्रोजेक्ट। ये कब शुरू हुआ? 2001 में शुरू हुआ। ये एनालिसिस करता है कि कितना इसकी रेंज है, कितना बढ़ रहा है, किस स्थिति में है, और कोई भी गैस का इमिशन अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये सब उसको क्या देखता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इस नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में अगर हम जाने तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है एक
लाफिंग गैस की तरह है, हैप्पी गैस इसको बोलते हैं, रंगीन होती है, गंधीन होती है, गैर ज्वलनशील है, जलती नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ज्वलनशील नहीं है, तो ये क्या है, ऑक्सीजन की तरह ही दहन में सहायक भी है। यह उत्साह की स्थिति में मतलब सॉरी मतलब इसका लाफिंग गैस के रूप में यूज होता है। पानी में घुलनशील है, ये वाष्प से हवा से भारी होती है इसकी। दंत चिकित्सा जो होती है, मतलब दांतों के जो चिकित्सा है, डेंटिस्ट, वो इस प्रक्रिया में क्या है, गुजर रहे रोगियों के लिए इसका यूज करते हैं, रोगियों में क्योंकि कोई भी थोड़ा ऑपरेशन है, माइनर ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें ये सुन्न करने के लिए या उस तरीके से काम आता है। खाद्य एरोसोल में प्रोडोदक के रूप में काम आता है। प्रोडोदक का मतलब ये अभिक्रिया को रोक देता है। कोई भी पैक्ड फूड होते हैं ना, पैक्ड फूड में इसको डालते हैं, जिससे क्या होगा, अंदर कोई भी क्या ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा। ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी उसमें से, कोई भी उसकी मतलब बदबू नहीं आएगी, या कोई भी उसमें स्वाद में परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। खाद्य प्रणोदक, प्रणोदक मतलब अभिक्रिया रोकने वाला। मोटर वाहन में, उद्योग में इंजन के ताकत को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब कुछ मिसलेनियस न्यूज देख लेते हैं। पहला है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। ये अभी बने हैं इंडियन आर्मी में, ये देख लीजिए। ठीक है, इन्होंने अपना पद लेंगे ये। अगली है, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत के 25 साल पूरे होने पे एक क्या है, पेन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। ठीक है, ये अभी शुरू किया है। ऐसे एक पेन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान होगा, पूरे इंडिया का मोटरसाइकिल से दौरा होगा, रैली निकलेगी। और इम्पोर्टेंट है कुछ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कोप्पा कप्पोम योजना शुरू की है। ये मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और तमिलनाडु सरकार ने की है। अगर हमारे यहाँ देखें मृदा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, तो एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आई थी, आपने पता हो तो, सेंटर स्कीम है। ये सॉइल की हेल्थ से रिलेटेड थी कि इसमें क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज करें जो मृदा को क्या है, नुकसान ना पहुंचाएं। 5 दिसंबर को ये स्टार्ट हुई थी और ये सॉइल से जुड़ी हुई है, तो क्या होगी, कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, कृषि मंत्रालय ने इसको लागू किया। इसमें 2 फेज थे, एक से 2015 से 2017 और एक 2017 से 2019। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना। इसमें मिट्टी की जांच होती थी, उसके आधार पे फर्टिलाइजर्स का यूज करें, जिससे कि मृदा की उपजता तो बढ़े ही और मृदा का जो नुकसान हो रहा है, एरोजन हो रहा है, वो भी रुके। ठीक है, अगली न्यूज है, भारत 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। ये अगले साल होने वाला है, इसको मेजबानी भारत करेंगे। अब है, मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की यहाँ सरकार बनी है पहली बार, और पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है उड़ीसा में, उनका नाम है मोहन चरण मांझी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही आपको डिटेल में करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट के, पॉलिटी, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स डालते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और इसका जो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF भी मिल जाएगा। आप पिछली जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद।